तो अब हम लोग एप्सिडल डिस्टेंस और एप्सिडल एंगल, इसके डिफिनीशन को हम लोगों ने समझा। उससे रिलेटेड अब आगे की एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे करें, तो इसके लिए ये क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है। इस क्वेश्चन को अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा प्रोसीजर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके प्रोसीजर जैसे एक क्वेश्चन को करेंगे वही प्रोसीजर आपका बार बार इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम प्रॉब्लम में रिपीट होगा। तो एक बार इनको किन किन स्टेप्स को हम ध्यान में रख करके वर्क करेंगे, उसको इस क्वेश्चन के साथ एक बार हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है और करना क्या है, इसको आप लोग एक बार ध्यान दें। तो कहा जा रहा है कि ये पार्टिकल मूव्स विथ ए सेंट्रल एक्सीलरेशन विच वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। पहले इस लाइन की क्या मीनिंग है उसको आप समझ लें। कहा जा रहा है कि कोई एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल मूव कर रहा है सेंट्रल एक्सीलरेशन से। सेंट्रल एक्सीलरेशन यानी हमारा कोई यदि एक पाथ रहेगा तो उसमें फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो सदैव एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ रहेगा। तो वो जो फोर्स होगा वो हमारा सेंट्रल फोर्स होगा। ये हमारा सेंट्रल फोर्स है, और जब ये सेंट्रल फोर्स है तो जो एक्सीलरेशन इस पे होगा वही हमारा सेंट्रल एक्सीलरेशन कहलाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि इसका जो सेंट्रल एक्सीलरेशन है वो दिया है, क्या दिया है कि विच वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। यानी किसी भी पॉइंट पर, यह एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन होगा वो इस सेंटर ऑफ फोर्स से जो इसका डिस्टेंस होगा उसके क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी यदि हमारा डिस्टेंस, इसको यदि हम r लें और इसका r और थीटा यदि ये कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट यदि इसको हम a ले लें तो a पर जो एक्सीलरेशन होगा वह एक्सीलरेशन इस पर डिस्टेंस जो r आया वो इसका एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो यही पहला तो जो भी क्वेश्चन देगा वो पूछेगा कि उसमें किस सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग मोशन हो रहा है, तो वही हमारा लॉ ऑफ फोर्स होगा। यानी ये दिया जाएगा कि एक्सीलरेशन और जिस पॉइंट पे एक्सीलरेशन ले रहे हैं उस पॉइंट का हमारा सेंटर से जो डिस्टेंस है उस दोनों में क्या रिलेशन है, वही हमारा लॉ ऑफ फोर्स होगा। तो ये पार्टिकल मूव्स विथ ए सेंट्रल एक्सीलरेशन विच वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। यानी कोई एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि जिस पॉइंट पर भी एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ फोर्स से जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये पहला दे दिया गया कि जो एक्सीलरेशन है जो दे दिया जाए उसको आप लिखते चले कि गिवन दैट एक्सीलरेशन P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जो उसका एक्सीलरेशन है वो किस रेशियो में है डिस्टेंस के, वही हमारा लॉ ऑफ फोर्स होता है। तो यह दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अभी जो दिया है उसको हम देखते हैं, फिर क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे वो आगे का बना। तो पहली बात तो ये हो गया इनवर्सली एज द क्यूब, यानी जो डिस्टेंस है उसके क्यूब का इनवर्सली। तो ये आ गया इफ इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन विथ वेलोसिटी। अभी इतने को देखें कि ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एक एप्स से प्रोजेक्ट किया जाए। हम सपोज कर ले कि यदि यह एप्स हो, यदि इसको हमने कोई इसको A ले लिया, इसको हमने B ले लिया, तो ये आपका यदि एप्स है तो एप्स पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और जब एप्स है तो एप्स पर r की जो वैल्यू है वो है a दिया है। देखिए क्या करना है, कहा जा रहा है कि इफ इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स, एक एप्स से इसको प्रोजेक्ट किया जाए तो अब एप्स का पोजीशन क्या है, एट ए डिस्टेंस
से फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन है उससे ए डिस्टेंस पर यह एप्स है और इसी से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो किस वेलोसिटी से, तो आगे दिया है कि विथ ए वेलोसिटी विच इज अंडर रूट 2 टाइम्स द वेलोसिटी फॉर ए सर्किल ऑफ रेडियस ए। अब यहाँ आपको दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये कहा गया, यदि वो डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे देता है कि ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर एप्स है और वहां से इस वेलोसिटी को डायरेक्ट दे दे कि इस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया जाए, तो यदि जो वेलोसिटी दिया जाए उससे प्रोजेक्ट किया जाए और उस पर जो एक्सीलरेशन रहे वो एक्सीलरेशन ओरिजिन से जो उस पर डिस्टेंस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो अब ये हमारा एप्स है, इसी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो सीधे दे दे, और कुछ क्वेश्चन पे ऐसा होता है कि ये जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट देता नहीं है, कंडीशन देता है, उस कंडीशन से निकालना पड़ता है और तब उस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो इसमें सीधे वेलोसिटी नहीं दिया है, उसमें किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करना है, दो चीज़ें दी गई कि उसका जो एक्सीलरेशन है, जिस फोर्स के द्वारा इसको प्रोजेक्ट करना है उसका एक्सीलरेशन जो है उसमें जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पहली बार दिया। उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एप्स से, तो एप्स से जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो किस वेलोसिटी से करेंगे और एप्स ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, दोनों चीज़ें देगा। कितने डिस्टेंस पे है यह देगा और किस वेलोसिटी से, तो या तो सीधे वेलोसिटी देगा नहीं तो उसका कंडीशन देगा। तो यहाँ कंडीशन दिया है, तो ये कहा जा रहा है कि किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है, तो वो कह रहा है कि विच इज रूट 2 टाइम्स द वेलोसिटी फॉर ए सर्किल ऑफ रेडियस ए। यानी कोई आपका एक सर्किल है और इस सर्किल का जो रेडियस है वो रेडियस आपका ए दिया गया है, रेडियस ए दिया गया है। तो अब कहा जा रहा है कि जिस फोर्स से ये पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है, उसी फोर्स से यदि ए किसी सर्किल पर जिसका रेडियस ए है, इस पर जो वेलोसिटी आपका होगा, जो जिस वेलोसिटी से ए उसी फोर्स से यदि सर्किल पर जो वेलोसिटी हमको मिलेगा तो उस वेलोसिटी का रूट 2 टाइम्स, यानी पहले तो इस वेलोसिटी का कि इसी फोर्स से सर्किल पर जिसका रेडियस ए हो और पार्टिकल मूव करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। और जब ये वेलोसिटी निकल आएगी तो कहा जा रहा है कि इस वेलोसिटी का रूट 2 टाइम, तो यह वेलोसिटी जब निकल जाएगा तो उसका रूट 2 टाइम, यानी उस वेलोसिटी में रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दे, उससे यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो यदि ये प्रोजेक्ट किया जाए तब जो सेंट्रल ऑर्बिट होगा उस सेंट्रल ऑर्बिट का हमारा इक्वेशन क्या होगा ये डिटरमिन करना है, और वो इक्वेशन ये हो ऐसा हमको निकालना है। अब सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन हमको पता है, निकाला जा चुका है, लेकिन सेंट्रल ऑर्बिट का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम है। यानी सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि यह d2u बाई d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल टू p बाई h स्क्वायर u स्क्वायर, ऐसा है। तब अब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये देखेंगे कि यहाँ p इस क्वेश्चन में क्या है, तो उस p को यहाँ लाएंगे और तब ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमको इक्वेशन लाना है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तब ये सेकेंड डिग्री है, तब हम इसको ऐसा करेंगे कि ये फर्स्ट डिग्री में आए और फर्स्ट डिग्री से फिर एक बार और इंटीग्रेट करें, तब वो कर्व के इक्वेशन में यानी u में आवे, और जब u में आ जाएगा तो u की वैल्यू 1/r कर लेंगे तो हमारा r में इक्वेशन आ जाएगा। तो यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू हमको डिटरमिन करना है, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर में है तो हमको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा
और तब एक बार करेंगे तो डी यू बाई डी थीटा आएगा, एक बार और करेंगे तब यू आएगा, और यू को 1/r में चेंज करें तो इतना आ जाए, ऐसा हमको करना हो। तो पहला वर्ग डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कैसे हम सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करें, यही इस क्वेश्चन में कि हम किस प्रोसीजर से सॉल्व करें कि सेकेंड डेरिवेटिव से हमको u की वैल्यू आ जाए, कोई डेरिवेटिव रहे ही ना। तो इसी प्रोसीजर को इसमें समझना है कि उसके लिए प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा। तो पहला काम तो आपका जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को निकालिए। तो उसके लिए जो सर्किल का वेलोसिटी है उससे √2 टाइम करेंगे तो इसका वेलोसिटी आएगा। तो अब सर्किल का वेलोसिटी क्या है, तो देखो कोई कर्व, अभी सर्किल छोड़कर कोई कर्व रहता है, उसमें जो टेंजेंट होता है, इस टेंजेंट के अलांग जो वेलोसिटी होती है वो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाता है। और इसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है, चाहे एक्सीलरेशन होता है, टेंजेंट के अलांग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो ये हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन है, क्योंकि ये जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, यानी उसका डायरेक्शन सदैव फिक्स्ड पॉइंट सेंटर की तरफ रहेगा। तो यानी इसका जो सेंट्रल की तरफ एक्सीलरेशन रहेगा वही हमारा सेंट्रल एक्सीलरेशन है। तो सेंट्रल एक्सीलरेशन में हमें देख रहे हैं कि यही नॉर्मल एक्सीलरेशन कहलाएगा। और नॉर्मल एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं कि v²/ρ, ये नॉर्मल इक्वेशन होता है। यानी यहाँ जो नॉर्मल इक्वेशन आएगा इस पर, तो अब हम इसको पहले निकालेंगे कि ये वेलोसिटी क्या होगा। तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि लिखेंगे कि लेट v be the velocity, let v be the velocity towards center of circle, then acceleration towards center is normal acceleration। देखिए इसमें नॉर्मल एक्सीलरेशन, ये सर्किल न रहे तब ये नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं कर सके। कारण क्या है कि सर्किल रहता है तो जो टेंजेंट होता है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो सेंटर से ही जाती है। तो जब सेंटर से गया तो ये हमारा सेंट्रल फोर्स है, तो इसका मतलब अब ये नॉर्मल ही है। तो इस केस में, सर्किल के केस में, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन जाए होगी वो नॉर्मल होगा, और सर्किल में जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से ही होके जाता है। इसलिए यह एक्सीलरेशन जो हुआ वो नॉर्मल एक्सीलरेशन हुआ। तो यहाँ से कि लेट v बी द वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर, जो वेलोसिटी है इसकी तरफ, उसको हमने v से डिनोट किया, टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। देन एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर इज ए नॉर्मल एक्सीलरेशन, और नॉर्मल एक्सीलरेशन इसका फार्मूला हुआ v²/ρ, v²/ρ, ये नॉर्मल एक्सीलरेशन है। और ये नॉर्मल एक्सीलरेशन में हमको ये पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्किल, जो उसका रेडियस होता है वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सर्किल का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो रेडियस होता है वही होता है। तो दिस इम्प्लाई v²/a सिंस रो ऑफ सर्किल इज इट्स रेडियस, इसका जो रेडियस होता है वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर्किल में रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो ए आ गया। अब ये देखेंगे कि जो ये भी तो हमने सपोज किया है, अभी वेलोसिटी निकला नहीं, लेकिन जिस सेंट्रल एक्सीलरेशन से ये मूव कर रहा है इसी में जो आपने माना है कि जो यह सेंट्रल एक्सीलरेशन जो यह दिया गया है, इसी को आप क्या कर लें कि प्रोपोर्शनल को हटा दें। तो जब प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तब इसकी वैल्यू को आप लिख लेंगे, यानी यही वैल्यू
दिस इंप्लाई P इज इक्वल टू म्यू बाई आर क्यू। अब हमने एक्सीलरेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, ये प्रोपोर्शनल को हटाया, म्यू का हमने यूज किया और बाई आर क्यू, ये हमारा एक्सीलरेशन है। तो अब इसको P की वैल्यू को निकाल लिया गया, तो हम ये देखेंगे कि जो यह एक्सीलरेशन है वही एक्सीलरेशन वही है जो इसके सेंट्रल फोर्स का जो एक्सीलरेशन है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया कि जो इसका सेंट्रल फोर्स है उसका जो एक्सीलरेशन है सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इसका जो एक्सीलरेशन होगा इस ए पर वही एक्सीलरेशन म्यू बाई ए क्यूब ऐसा हो। जो क्वेश्चन में जिस एक्सीलरेशन के कारण इसमें ये मोशन हो रहा है वो एक्सीलरेशन सेंट्रल एक्सीलरेशन का क्वेश्चन में सेंट्रल एक्सीलरेशन दे रहा है कि जिस पॉइंट पे सेंट्रल एक्सीलरेशन निकालना है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसके क्यूब के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यह 1 बाई ए क्यूब ये इसका एक्सीलरेशन हुआ, तो म्यू लिया है तो यानी इसमें म्यू बाई ए क्यूब। तो जो यह एक्सीलरेशन इसमें आया वो क्वेश्चन में जो दिया है वो आपका वो वैल्यू म्यू बाई ए क्यूब। तो बट सेंट्रल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू म्यू बाई ए क्यूब एट आर इज इक्वल टू ए। ये सेंट्रल एक्सीलरेशन है तो जब आर की वैल्यू ये होगा तो म्यू बाई ए क्यूब। तो देयरफॉर v स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू म्यू बाई ए क्यूब। दिस इंप्लाई v इज इक्वल टू, अब देखें यह ए स्क्वायर हो जाएगा यह, तो यह म्यू तो यह रूट म्यू बाई ए यह आ जाएगा इसकी वेलोसिटी। एक ए से यह ए क्यूब समाप्त हुआ तो म्यू बाई ए स्क्वायर, तो जो भी आया वो रूट म्यू बाई ए। तब यह जो वेलोसिटी आया यानी जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो इसमें जो वेलोसिटी आया उसके रूट 2 टाइम। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू कैपिटल भी यदि ले लें तो यह रूट म्यू बाई ए ऐसा आ गया। इस चीज को एक बार ध्यान दें, यदि ये डायरेक्ट वेलोसिटी दे देता तो हमारा यह वर्क नहीं करना पड़ता। तो किसी भी सर्किल में यदि सेंट्रल फोर्स के द्वारा जब मोशन होगा तो किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वह निकालना होगा। तो उसको निकालने का तरीका रहेगा कि v स्क्वायर बाई ए, यानी किस वेलोसिटी से ये मूव करेगा वो वेलोसिटी निकालना होगा। तो v स्क्वायर बाई ए जो भी रेडियस हो और उसकी वैल्यू आप लिखेंगे कि किस एक्सीलरेशन से ये मूव कर रहा है, फोर्स जो लग रहा है उसका कौन सा एक्सीलरेशन है। तो ये भी आपका एक्सीलरेशन है ये सेंटर के तरफ ही, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सीलरेशन का फार्मूला लिखे हैं और नॉर्मल सर्किल में टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो नॉर्मल का फार्मूला हुआ v स्क्वायर बाई रो और इसमें रो की वैल्यू a। तो ये हुआ। अब इसी का जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है वो सेंट्रल एक्सीलरेशन कैसे दिया गया है तो उसकी वैल्यू ए जो रेडियस होगा इस पर क्या होगा तो वह लिख देंगे। तो ये एक्सीलरेशन जो आया वो इतने के इक्वल हो गया। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब ये तो वेलोसिटी इसका हुआ, ये वेलोसिटी इसका हुआ। अब हम देखेंगे कि इस वेलोसिटी का जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसमें क्या रिलेशन दिया है। तो कह रहा है कि इसमें जो वेलोसिटी आ रहा है उसका रूट 2 टाइम वेलोसिटी करेंगे तो उससे प्रोजेक्ट, तो यानी इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये वैल्यू रूट 2 म्यू बाई ए, इसी वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अभी अब वेलोसिटी निकल आया। तो अब इसके बाद का हमको वर्क ये करना है कि अब इस सेंट्रल ऑर्बिट का
इक्वेशन हमको लिख करके और सेकंड डेरिवेटिव को हमको हटाना पड़ेगा, तो इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। और इसको अभी हम लिखते हैं यहीं। जब ये वेलोसिटी या प्रोजेक्शन निकल आया तब अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तब हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज d2u by d theta square plus u is equal to p by h square u square। जब वेलोसिटी आपको मालूम रहेगा तो अब तक जो वर्क किया वो नहीं करना पड़ता, सीधे यहाँ से आप स्टार्ट करते, सिर्फ p की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लिख लेने के बाद। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको p की जो वैल्यू दिया गया उसको लिख लेंगे, और जब सब हमारा u में है तो p की वैल्यू को भी हम u में रखेंगे। तब यहाँ से यह d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u और p की वैल्यू म्यू u क्यूब, p यहाँ म्यू बाई आर क्यूब ऐसा दिया है, तो म्यू 1 बाई आर यू, इसलिए u क्यूब। तो जो भी आर के टर्म में देगा उसमें u में चेंज करेंगे, क्योंकि सारा वर्क हमारा u में है। तो यहाँ p की वैल्यू लिखा और यह h स्क्वायर u स्क्वायर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे और उसमें जो आपका एक्सीलरेशन देगा उसकी वैल्यू u के टर्म में लिख लेंगे। अब ये u, एक u बचेगा और यह जो h स्क्वायर है उसको इधर लेना, तो यह h स्क्वायर और d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू म्यू और u, ऐसा आ गया। तो यह वर्क हम लोगों ने यहाँ कर लिया। तो अभी सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा और p की जो वैल्यू है उसको रख दिया गया। अब हमको एक ही काम यहाँ से करना है, ये सेकेंड डेरिवेटिव में है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव में कैसे आए, और फर्स्ट डेरिवेटिव से फिर हमारा वो भी डेरिवेटिव कैसे खत्म हो जाए। तो इस क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज करने के लिए आप क्या कर लो कि दोनों साइड में 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करें। अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन पहले आप करें ये इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में। तो क्यों किया जाता है उसका भी रीजन है, लेकिन अभी लिख के आपको हम बता रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बाई 2du बाई डी थीटा वी है, मल्टीप्लाई करें तो h स्क्वायर ये हमने बाहर रखा और 2du बाई डी थीटा और d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इसमें भी मल्टीप्लाई किया प्लस 2u du बाई डी थीटा। तो इसका हो गया इज इक्वल टू म्यू 2u du बाई डी थीटा, ऐसा हमने लिख लिया। अब इसको क्यों किया गया 2du बाई डी थीटा से, तो अब आप देखें यदि हमको इस टोटल को थीटा के रिस्पेक्ट में सेकेंड टाइम का डेरिवेटिव है, और यदि हम यह इसके बाद करेंगे, अब ये जो भी आया अलग हम लिख लेते हैं, यह कैपिटल भी √2 म्यू और बाई ए ऐसा आया है हमारा। अब आप देखें ये क्यों किया गया, तो इसको करने के पीछे ये है कि हमको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यदि हम यह लिख सकें किसी वैल्यू को कि यदि d बाई डी थीटा आप कुछ भी यहाँ लिखें और तब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसी के रिस्पेक्ट तो ये समाप्त हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। तो अब हम टोटल को d बाई डी थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो देखो h स्क्वायर और इसी को आप लिख सकते हैं du बाई डी थीटा का स्क्वायर और यहाँ से d बाई डी थीटा। अब देखिए ये जो वैल्यू आया उसी को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को लिखेंगे तो ये आएगा। अब कैसे आएगा देखिए,
इतने का स्क्वायर है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो 2x, तो 2du/d थीटा। लेकिन ये हमारा एक्स नहीं है, चाहे थीटा का टर्म है, तो इसको फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो अब इसको फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेकेंड डेरिवेटिव, यानी इतने को ये रहे तो इतने का ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा समाप्त हो जाएगा, केवल ही बच जाएगा। तो इसको d/d थीटा के फॉर्म में रखने के लिए इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया। और केवल यही नहीं, इसको देखें, ये वैल्यू जो है इसको फिर आप लिख सकते हैं d/d थीटा ऑफ u²। ये जिसका देखिए 2du/d थीटा, तो जो ये रहेगा उसी का डेरिवेटिव, ये इतने का स्क्वायर रहेगा तो 2du/d थीटा, फिर इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब यह इसका स्क्वायर लिखेंगे, ये जो है उसका स्क्वायर यहाँ, अब यह u है तो u² का d थीटा, देखो u का टर्म है और थीटा के रिस्पेक्ट, तो पहले इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो u² का 2u और फिर u को थीटा का तो du/d थीटा। इस तरह से हमारा ये भी d/d थीटा में आ गया। अब यहाँ से यह म्यू, इसको फिर हम लिखेंगे d/d थीटा ऑफ u²। तो यहाँ से इसको जब करेंगे तो 2u और du/d थीटा, ये आ गया। अब ये तो कांस्टेंट है, ये हम लोग जहाँ पहली आर्टिकल किए थे वही हमारा r² d थीटा/dt आया था, जिसको हम लोगों ने कांस्टेंट लिखा था, तो वो हमारा कांस्टेंट है h। तो ये कांस्टेंट है। अब देखिए ये टोटल को थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन प्रत्येक पर आएगा, तो हमारा इसका डेरिवेटिव है और थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये हमारा समा, तो इसीलिए 2du/d थीटा से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारा यह डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकें, और जिससे इसको इंटीग्रेट करें तो हमको अब ये फर्स्ट डिग्री में आ जाए, अब सेकेंड डिग्री को ही नहीं रहने। तो नाउ इंटीग्रेटिंग, अब इसके बाद से नाउ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेटिंग with respect to theta we get, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यह h², ये तो आपका बचा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यह du/d थीटा का स्क्वायर, du/d थीटा का स्क्वायर, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समाप्त, ये आया वही वर्क यहाँ भी, प्लस u², यह आ गया इज इक्वल टू म्यू और u², और जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हमने सपोज कर लिया कि जो भी आप लिखना चाहें, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेट करते हैं तो एक बार कांस्टेंट हम लिख लेते हैं, कांस्टेंट, तो ए आ गया। तो पहला स्टेप आप लोगों ने समझ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना 2du/d थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, और तब देखना कि यह प्रत्येक टर्म कितने का d/d थीटा हम लिख सके, वो वर्क कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तब ये इसी को आप इक्वेशन नंबर अभी कोई यदि दिया नहीं गया है तो इसको हम 1 ले लेते हैं, ये 1 ऐसा लिख लिया। अब यहाँ जब इतना वर्क कर लेते हैं तो एक बात और आपके सामने आएगी कि ये जो फार्मूला है वही जो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला है, तो v² की वैल्यू यही आती है, जो हम लोग v निकालते हैं यह h/p, इसका स्क्वायर कर दिया तो h² p², और इसको h² और 1/p² को 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का स्क्वायर, इसी r को u में बदलते हैं तो यही आ जाता है।
तो ये पीछे आया हुआ है, इसलिए जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये जो वैल्यू आता है वो आपका वेलोसिटी जो होगा उसी के इक्वल आ जाता है। तो ये वेलोसिटी आ गया। अब आपको यहाँ से दो कांस्टेंट है, एक आपका एच कांस्टेंट है और एक के है। इन्हीं दोनों की वैल्यू को निकालना है। तो इन दोनों की वैल्यू को निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एप्स से और वो है एप्स ये डिस्टेंस पे, तो दोनों कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, यहीं से निकलता है। एक तो r इक्वल टू ए पर वेलोसिटी इतना निकाला जा चुका है, तो r इक्वल टू ए पर वेलोसिटी जो है तो v की जगह वह वैल्यू लिख देंगे। तो हमारा ये वैल्यू नोन है, तो इतने की भी वैल्यू यह, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल आएगी और इसकी भी वैल्यू यह, और ये हमारा नोन है तो यहाँ से k निकल आएगा। और जब h और k निकल आएगा तब इसको रख देंगे, तब यह हमारा du बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव में आ गया, अब इसमें सेकेंड डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि हमारा एम क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव, और फिर जब फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया तो फिर एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब ये वर्क हम करेंगे। तो एप्स, तो एप्स पे r की वैल्यू a, कहा जा रहा है कि a डिस्टेंस पर एप्स है, तो एप्स r इक्वल टू a। अब इसी r को हम u में चेंज करेंगे तो वह 1/a, क्योंकि हमको वैल्यू सारा u में है। तो एप्स पे r की वैल्यू a और u की वैल्यू जब इसी r को चेंज करेंगे तो 1/a। और du बाई डी थीटा ये हमारा एप्स पर 0 होता है, पीछे किया जा चुका है। du बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्यों होता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि एप्स पर जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम या मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम में भी du बाई डी थीटा और मैक्सिमम में भी du बाई डी थीटा 0। तो एप्स पर du बाई डी थीटा और dr बाई डी थीटा दोनों 0 होता है, तो ये वैल्यू हमारा 0। तो इसकी वैल्यू को हम लिखे क्यों, क्योंकि यह du बाई डी थीटा भी है, तो u की वैल्यू 1/a, लेकिन ये प्रत्येक जगह नहीं है, कहाँ है, r जहाँ एप्स है, और एप्स पर r की वैल्यू यह है, एप्स पर du बाई डी थीटा 0 है, और एप्स पर वेलोसिटी यानी एप्स से ही वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो du बाई डी थीटा एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू √2μ/a। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरह से इन सभी की वैल्यूज को इसमें रखें। तो नाउ इक्वेशन 1 गिव्स, अब जब ऐसा कर लेंगे तब जो इक्वेशन 1 होगा वो आपको क्या देगा उसको एक बार आप देखें। यहाँ तो v की वैल्यू, तो ये v² आता है, इसकी वैल्यू जब करते हैं तो v² आता है, क्योंकि v की वैल्यू h/p, और जब v² करते हैं तब h²/p² और p² को r में चेंज करते हैं, r को u में, तो ये वैल्यू, तो यह v²। तो v की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर दे तो 2μ/a², 2μ/a², और यह h², और du बाई डी थीटा एप्स पर 0 है तो यह 0, और एप्स पे u की वैल्यू 1/a, तो यह 1/a², ये वैल्यू लिख लिया। और यहाँ से यह μ/a², u की वैल्यू 1/a, और प्लस यह k। अब यहाँ से h² की वैल्यू, इसको इसके इक्वल लेंगे तो h², और इसको इसके इक्वल लेंगे तो वहाँ से k की वैल्यू निकलेगा। तो दिस इम्प्लाई h², देखिए a 2μ, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h²/a² है तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर, तो h² 2μ, h² की वैल्यू आ गई। अब हम यहां से वैल्यू निकालेंगे, h² की वैल्यू 2μ आ गया। अब ये नोन है तो इसको और इसको रखें
तो के की वैल्यू एंड के इज इक्वल टू 2 म्यू बाई ए स्क्वायर में से म्यू बाई ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो म्यू बाई ए स्क्वायर यह निकला है, ये आ गया हमारा। अब यह के और एच स्क्वायर दोनों की वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो हमारा यह भी तो सिर्फ इसलिए लिखा गया था कि ये वैल्यू जब नोन मिल जाए तो एच स्क्वायर निकल या के निकल आए। अब ये जब निकाल लिएगा तो भी स्क्वायर का काम संभाल। अब इस एच स्क्वायर और के की वैल्यू को 1 में रखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर एंड के इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इस इक्वेशन में इसको रखें, तो रखेंगे तो देखिए क्या आता है, तो ये वैल्यू रखो यहाँ, तो यहाँ से ये निकाला जा चुका है, सब कुछ निकल चुका है इसमें, रखे यहाँ, तो यह एच स्क्वायर की वैल्यू 2 म्यू और यहाँ से डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और यह इज इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर और प्लस के की वैल्यू म्यू बाई ए स्क्वायर, म्यू बाई ए स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब यहाँ से सिंपल सा वर्क हमको करना है कि जो डी यू बाई डी थीटा है उसकी वैल्यू को निकाल लेना है। तो निकालने के लिए देखें, म्यू यहाँ भी है, म्यू यहाँ भी है, म्यू सब में कैंसिल हो गया, तो यहाँ डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इसकी वैल्यू, और यहाँ से 2 से डिवाइड होगा तो यह 1/2, इसको कैलकुलेट करें तो ए स्क्वायर यू स्क्वायर और प्लस 1 और बाई ए स्क्वायर, इसको 2 से कर लिया, डिवाइड किया तो 1/2, और इसको टोटल का एलसीएम तो ए स्क्वायर यू स्क्वायर और प्लस 1 क्योंकि म्यू कैंसिल हो चुका है और बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ आपको डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू निकालना है, तो यू स्क्वायर को भी दूसरे तरफ ट्रांसपोज कर लें, तो दिस इम्प्लाई डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और ए स्क्वायर यू स्क्वायर और प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर, ऐसा है। अब आप क्या कर लें कि 2a स्क्वायर टोटल का एलसीएम कर लें, तो ये भी हमारा 2u स्क्वायर 2a स्क्वायर यू स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर यू स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो टोटल का हम देख लें 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर और अपान 2a स्क्वायर, टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो हमको टोटल का एलसीएम 2a स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2a स्क्वायर यू स्क्वायर और यह प्लस a स्क्वायर यू स्क्वायर है तो माइनस 1a स्क्वायर यू स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो यह डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर है, इसलिए अब डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो दिस इम्प्लाई डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर और अपान रूट 2a, ऐसा हमको मिल गया। अब देखिए टोटल जो वर्क हमने किया सेकेंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज करने के लिए किया, अब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया और फिर इसको हमको केवल यू में लाना होगा। तब आप देखें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा फॉर्म है, तो ये वेरिएबल्स आर सेपरेबल में है, इसको यू वाले टर्म को डी यू के साथ और इधर ये सिर्फ कांस्टेंट है तो डी थीटा को इधर
तब फिर अब उसको इंटीग्रेट करेंगे वेरिएबल्स आर सेपरेबल से, तब हमारा u आएगा। तो यह वर्क, तो हमने या दिस इम्प्लाई du अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर u स्क्वायर, और इस a को इधर ट्रांसपोज करना है। यह a कांस्टेंट है, तो a को क्यों लिया गया, क्योंकि a यहाँ भी है इसलिए उसको ले लिया। यहाँ भी रख सकते हैं, जैसी आप वर्क करना चाहें कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गया। अब केवल यह 1/√2 और d थीटा, सिर्फ ये बचा। अब इसको करने के पीछे जो पर्पज है वो ये है, यह au का स्क्वायर, यह au का स्क्वायर, तो यानी 1/√1 माइनस x स्क्वायर रहे तो साइन इनवर्स x बाई ए, ऐसा होता है। तो यह वैल्यू a और साइन इनवर्स x की जगह au और बाई a, तो ये यहाँ 1 ही है। और फिर आप देखेंगे कि यह au को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे। या दूसरा वर्क ये है कि au को आप मान लें, कोई दूसरा t मान लें, चाहे तो au, इसको यदि हम मान लें p, तो यह a du इज इक्वल dp। इसीलिए इस a को यहाँ से लाया गया था, यह a du यह dp हो गया, और तब यह dp अपान अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब यह साइन इनवर्स p, तो यह p की वैल्यू au। तो या तो इतने को आप सब्स्टिट्यूट करके समझें, और नहीं तो डायरेक्ट ये x की जगह इतना है तो साइन इनवर्स x, और au इसको फिर डिफरेंशिएट करके हम डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन में। जैसे हमारा साइन 3 थीटा है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कास 3 थीटा, और इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते हैं। तो चाहे वो समझे या चाहे इसको सब्स्टिट्यूट करना समझे, आपकी मर्जी, जैसे भी समझ लें। तो ये हो गया हमारा, तो इसको इंटीग्रेट कर लिया, और ये वैल्यू आपका आया 1/√2 कांस्टेंट है, और डी थीटा का थीटा, और फिर एक कांस्टेंट, क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है, उसको हमने b लिख लिया। अब इस b की ही वैल्यू को निकालना है, b की वैल्यू को। तो b की वैल्यू को निकालना है, तो देखिए कि क्या क्या दिया है उसमें रिलेशन निकालना है। तो यह थीटा दिया है और u दिया है, तो u दिया, इसका मतलब r हमारा, तो r और थीटा में देखें क्या रिलेशन है। तो जिस एप्स से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यदि थीटा को वहीं से मेजर करेंगे, तो व्हेन r इज इक्वल टू a, r u इज इक्वल टू 1/a, थीटा इज इक्वल टू 0। जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, थीटा को वहीं से मेजर करें, तो वहां हमारा थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो इफ वी मेजर थीटा फ्रॉम एप्स, थीटा इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू a, r u इज इक्वल टू 1/a, ये वैल्यू आ गया। अब इसको जब इसमें रखेंगे तो अब हमारा जो कांस्टेंट b है उसकी वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो अब यह है a, देखिए ये बाई यहाँ करेंगे तो a, तो अब यह ये और यह ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये को रखेंगे और इतने को तो इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। तो हमारा यहाँ से मिल गया साइन इनवर्स a 1/a, यह x पर u की वैल्यू 1/a है, और ये 1/√2 थीटा की वैल्यू 0, और प्लस यह b, तो a से ये कैंसिल, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू b। अब साइन इनवर्स 1 का मतलब
π/2, दिस इम्प्लाई b इज इक्वल टू π/2। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू इसको हम 2 सपोज कर लें, इस 2 में रख दें, तो पुटिंग b इज इक्वल टू π/2 इन इक्वेशन 2 we get to a sin inverse AU is equal to थीटा बाई रूट 2 और प्लस π/2। अब ये साइन इनवर्स है, इसको दूसरी तरफ ले जाए तो यह वैल्यू ए, अब u इज इक्वल टू साइन थीटा बाई रूट 2 प्लस π/2। अब इस u को चेंज कर ले 1/r में, क्योंकि जो रिजल्ट लाना है वो r में लाना है, तो दिस इंप्लाई a बाई आर इज इक्वल टू, अब साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो यह कॉस थीटा बाई रूट 2 और दिस इंप्लाई आर ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई रूट 2। यही आपको कर्व का इक्वेशन दिखाना था, ये निकालिएगा। टोटल देखिए इतना लंबा वर्क हुआ, लेकिन आपको करना क्या है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके, चूंकि ये पहला क्वेश्चन है, अभी 1-2 और किया जाएगा तो हमारा वह एक पैटर्न में आ जाएगा। पहला वर्क ये करना है कि पार्टिकल को जहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसका डिस्टेंस क्या है, तो आर की वैल्यू ए या यू की वैल्यू 1/a, ये हम लिख लेंगे और देखेंगे कि यहाँ से किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो वेलोसिटी यदि डायरेक्ट दिया है तो r इज इक्वल टू ए, वहाँ आपका वेलोसिटी की वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं, जो देगा वो हो जाएगा। और तब हमें देखेंगे कि यदि नहीं दिया है तो फिर हमको निकालना पड़ेगा, कंडीशन देगा। जैसे यहाँ कंडीशन दिया है तो सर्किल के केस में आपको वेलोसिटी क्या होगा ये निकालने के लिए v² बाई रेडियस यह लिखे इज इक्वल टू, जिस एक्सीलरेशन से ये मूव कर रहा है उसी में r की वैल्यू a रख दें और वहां से वेलोसिटी निकाल दें। तो यानी एनीवे वेलोसिटी निकालना एक क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन अब इसको हमको कैसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो जो दिया है उसको डिस्कस किया। आप वेलोसिटी एक सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन लिखेंगे, d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल टू p बाई h स्क्वायर u स्क्वायर। p की वैल्यू जो दिया उसको u के टर्म में बदल के लिख लें और h स्क्वायर को जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में दूसरे साइड में ला, 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करें। पहला p की वैल्यू लिखना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट में, दूसरा 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करना और तब ये देखना कि मल्टीप्लाई करने के बाद d बाई डी थीटा क्या हो रहा है। तो जो होगा सबको d बाई डी थीटा में कर लेना और तब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो d बाई डी थीटा समाप्त हो जाएगा। तब वहां से du बाई डी थीटा आएगा फर्स्ट डिग्री। अब उसको देखेंगे कि वेरिएबल आर सेपरेबल है या कौन सा फॉर्म है, उससे फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो u की वैल्यू निकलेगा। लेकिन हर बार ये देखेंगे कि जब पहली बार हम सेकेंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव पे आएंगे 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो v² का जो फार्मूला है वही आएगा और तब v² की वैल्यू जो हमारा है उतना रख करके h की वैल्यू और k जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल करके तब रख लेंगे और तब फिर du बाई डी थीटा निकालेंगे और तब फिर हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे तो फिर एक कांस्टेंट आएगा। तो जहां से प्रोजेक्ट हम करते हैं टाइम की जरूरत होगी तो टाइम भी वहीं से, क्योंकि पार्टिकल को यहीं से प्रोजेक्ट किया गया है तो एंगल भी यहीं से मेजर करते हैं और टाइम की भी जरूरत होगी तो उसको भी वहीं से मेजर करते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0, वहाँ आर की वैल्यू ये वैल्यू हम रख लेंगे और एप्स पे du बाई डी थीटा 0 होगा, इस बात को भी हम पहले केस में रखते हैं और तब जो आएगा वो हमारा कर्व का इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह से टोटल वर्क को आपको कोई और भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स जो भी होंगे इन्हीं पैटर्न पे आप समझेंगे, फिर आगे का वर्क
सेकंड क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो।